हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आर के गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है, मैंने भारत के भूगोल की एक श्रृंखला स्टार्ट की है और इसी के अंतर्गत हम भारतीय जलवायु की बात कर रहे थे। ये जलवायु क्लाइमेट के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे, ठीक है। और इसके अंतर्गत हमने कुछ बेसिक जो टर्म्स थे उन पर हमने कल चर्चा कर ली थी। कुछ बेसिक इसके बारे में हमने जान लिया था। मौसम क्या होता है, मानसून क्या होता है, जलवायु क्या होती है। तो इससे पहली वीडियो को आप जरूर देखना है अगर कोई इसी वीडियो को देख रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करूं साथियों, आज हम थोड़े सी टॉपिक पे हम थोड़ा जल्दी से चलेंगे क्योंकि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हम देखेंगे और उसके बाद हम सीधा भारतीय मानसून की ओर प्रस्थान करेंगे, भारतीय वर्षा की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, जो भारतीय जलवायु है इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट इसमें आएगा, हमारा आएगा अक्षांशीय विस्तार या अक्षांशीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति या अक्षांशीय विस्तार, जो सबसे पहला पॉइंट आएगा वो क्या आएगा हमारे पास, अक्षांशीय विस्तार या अक्षांशीय स्थिति। दूसरा पॉइंट आएगा साथियों हमारे पास इसी में हिमालय पर्वत की स्थिति। हिमालय पर्वत की स्थिति कौन सा होगा साथियों हमारे पास, हिमालय पर्वत की स्थिति। तीसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं समुद्र तल से दूरी या समुद्र तट से दूरी। समुद्र तट से दूरी, किसी स्थल की यदि बात करें वहां की समुद्र तट से कितनी दूरी है, यह भी हमारे पास क्या प्रभावित करने के कारक हो सकता है। अभी हम सबको एक एक पॉइंट को देखते चलेंगे। इसके जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई। तो हमारे पास चार कारक कौन कौन से हो गए अभी तक, अक्षांशीय स्थिति, हिमालय पर्वत की स्थिति, समुद्र तल तट से दूरी, समुद्र तट से ऊंचाई। नेक्स्ट हम यदि बात करें पर्वतों की दिशा, क्या हो सकता है अगला पॉइंट हमारे पास, पर्वतों की दिशा। पर्वतों की दिशा, पर्वतों की दिशा के बाद यदि हम बात करें उच्चावच हो सकता है। क्या हो सकता है साथ ही उच्चावच, ठीक है। और भी अन्य कारक है, जैसे अगर बात करें जल तथा स्थल का वितरण। जल तथा स्थल का वितरण, सादा पॉइंट हम ले सकते हैं जल तथा स्थल का वितरण, जल तथा स्थल का वितरण, ठीक है। ये हम इसी में भी पॉइंट देख लेंगे, समुद्र तट से दूरी वाले, समुद्र तट से जो दूरी होती है, कोस्टल जो होती है हमारे पास डिस्टेंस, हम वहां पर भी इसको पॉइंट को भी देख लेंगे। अब हम बात करते हैं अक्षांशीय विस्तार, ये कैसे प्रभावित करता है जलवायु को। ये एक बहुत ही अहम पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अक्षांशीय विस्तार। यदि हम भारत की बात करें, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है ये आप सभी को पता होगा क्योंकि आप लगातार भारत की भूगोल की वीडियो देख रहे होंगे। तो भारत की मैं अक्षांशीय विस्तार की यदि बात करूं, भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8.4 डिग्री से लेकर 37.6 डिग्री तक, 6 मिनट तक। 8.4 मिनट से लेकर 37.6 मिनट। और ये भी कैसे, उत्तरी अक्षांश। कौन सा है, उत्तरी अक्षांश। क्योंकि आप सभी को पता है यदि हम भारत की बात करें, भारत अक्षांश के आधार पर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत अक्षांश के आधार पर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है, 8.4 से लेकर 37.6 तक। अब ये जलवायु को कैसे प्रभावित करता है, क्या पॉइंट हो सकते हैं इसके। यदि बात करूं मैं अक्षांशों की, ये हो गया हमारे पास मान लो पृथ्वी है, ठीक है। और मैं भारत के अक्षांश की बात करूं तो देखो ये हमारे पास 38 डिग्री प्रवृत्ति झुकी हुई है। तो ये होगा हमारे पास कौन सा, 0 डिग्री अक्षांश या विषुवतीय अक्षांश, भूमध्य अक्षांश। इसी के उत्तर में एक 23.5 डिग्री, क्योंकि पृथ्वी का आपने, अच्छा यदि इससे पहले बात करूं पृथ्वी का अक्षीय झुकाव, पृथ्वी का अक्षीय झुकाव ये कितना है साथियों, 23.5 डिग्री। यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर सीधी ना होकर क्या है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। मान के चलिएगा
कोई भी चीज हम ले लेते हैं, मान के चले मकर है, तो आपको बिल्कुल ऐसे दिखाई दे रही है पृथ्वी, लेकिन पृथ्वी बिल्कुल सीधी ना होकर थोड़ी ऐसे दिखाई देगी आपको, थोड़ा सा तिरछा। क्योंकि आपने स्कूलों में अक्सर अगर ग्लोब तो देखा होगा, उस ग्लोब पर जो ये रेखाएं मिलेगी वो इस तरीके से मिलेगी कुछ ना कुछ, यानी कि बिल्कुल हमें सीधी नहीं मिलेगी, ये क्या मिलेगी, थोड़ा सा इस तरह झुकाव मिलेगा। तो ये किस लिए होता है, पृथ्वी के अक्ष से झुकाव के कारण। और ये भी एक पॉइंट हो सकता है जलवायु को प्रभावित करने का, क्योंकि इसी के कारण सूर्य हमेशा एक स्थान पर नहीं रहता। सूर्य तो देखो वहीं पे रहता है, लेकिन पृथ्वी पर जो सूर्य की जो आभासी किरणें पड़ती है वो एक स्थान पर नहीं पड़ती। क्योंकि आपको पता है जो पृथ्वी है अपने कक्ष पर भी क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है। पृथ्वी अपने कक्ष पर घूर्णन कर रही है, और घूर्णन करने के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा भी कर रही है। यानी पृथ्वी अपने अक्ष, मान के चलिए ये सूर्य है और ये पृथ्वी अपने आसपास तो घूम ही रही है, ऐसे बिल्कुल घूम ही रही है, लेकिन सूर्य का भी चक्कर ये लगा रही है। तो पृथ्वी अपने घूर्णन के साथ साथ क्या करे, सूर्य की परिक्रमा कर रही है, चक्कर लगा रही है, जिस कारण से सूर्य की किरणें कभी तो इस रेखा पर लंबा दिखाई देगी आपको, कभी यहाँ पर दिखाई देगी, क्योंकि सूर्य तो स्थिर है। अब पृथ्वी घूमती रहेगी तो कभी ये रेखा सामने आएगी तो कभी ये वाली आएगी। ठीक है, तो चलो इससे हम पृथ्वी की जब गतियां पढ़ेंगे, मूवमेंट ऑफ जो अर्थ है इनके बारे में पढ़ेंगे, तो इसे बाद में देख लेंगे। अभी तो हमें केवल 23.5 डिग्री झुकाव है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेना है। तो देखो अक्षांश को भी इसी आधार पर बांटा गया है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है तो नाम दे दिया गया है कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, इसे दे दिया गया है मकर रेखा। क्या नाम है साथियों, मकर रेखा। अब जो इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय, क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय जोन। उष्ण कटिबंधीय जोन, हमने कल इसके बारे में बात की थी। उष्ण कटिबंधीय के बारे में बात क्या की थी कि जो सूर्य की लंबवत किरणें, हमें आभासी जो लंबवत किरणें होती है जो दिखाई देगी वे कहाँ पर दिखाई देगी, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में दिखाई देगी। इन रेखाओं के मध्य में हमें सूर्य की लंबवत किरणें दिखाई देगी। यानी कहने का जो तात्पर्य है, अगर मैं गर्मी की बात करूं, अधिकतर जो गर्मी होगी, गर्मी कहां पर होगी, इन रेखाओं की। और हमने कल भी बात की थी विषुवत रेखा से, यानी कि जो हमारे पास जो बिल्कुल मिडाई मध्य में जो रेखा दिखाई दे रही है, भूमध्य रेखा, इससे आप जितना भी दूर जाओगे विषुवत रेखा से दूर जाने पर तापमान क्या होता है, कम होता है। तापमान क्या होता है साथियों, कम होता है। यदि विषुवत रेखा से आप दूर जाओगे, जितना भी दूर जाओगे, तो हमेशा क्या होगा, टेम्परेचर घटता जाएगा। टेम्परेचर क्या होगा, घटता जाएगा विषुवत रेखा पर यदि सूर्य लंबा दिखाई दे रहा हो। ठीक है, और हमने इसी में बात की थी जो सूर्य है कर्क रेखा पर लंबा चमकता है 21 जून को। 21 जून को मकर रेखा पर सूर्य की जो लंबवत किरणें, आभासी किरणें जो हमें दिखाई देती है वो दिखाई देती है 22 दिसंबर में। और विषुवत की बात करूं तो 21 मार्च, एक तिथि थी 21 मार्च और दूसरी तिथि थी हमारे पास 23 सितंबर को। इन रेखाओं यानी कि विषुवत रेखा पर जो सूर्य की लंबवत किरणें हमें दिखाई देगी, आभासी किरणें, वे कब दिखाई देगी, 21 मार्च को और 23 सितंबर को। कर्क रेखा पर जो गर्मी का दिन होगा, यानी कि जो सूर्य की लंबवत किरणें दिखाई देगी, वे जून में दिखाई देगी 21 जून को। और मकर रेखा पर कब दिखाई देगी हमें, 22 दिसंबर को। तो जो ये वाला जोन होता है इसे बोलते हैं हम उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, जो इस एरिया के अंदर आता है। उसके बाद क्या होगा, शीतोष्ण। तो अक्षांशीय स्थिति भी क्या करती है, जलवायु को प्रभावित करती है। अगर कोई अक्षेत्र यहाँ पे है तो वहां की कुछ और जलवायु मिलेगी, और कोई अक्षेत्र यदि ध्रुवों के पास है तो वहां पे क्या है, कुछ और जलवायु मिलेगी। तो अक्षांशीय स्थिति क्या करती है, जलवायु को बहुत प्रभावित करते हैं, जलवायु में अंतर लाती है अक्षांश के आधार पर। अभी देखेंगे भारत में कहाँ कैसे क्या मोमेंटम हो रही है, उन सभी को देखेंगे अभी एक पॉइंट को। नेक्स्ट बात करते हैं हिमालय की स्थिति। हिमालय की स्थिति साथियों, हमने कल भी बात की थी कि भारत की जो टोटल जो मानसून है, जलवायु है कैसे, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, भारत की जो जलवायु है वो कैसे, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, मानसूनी जलवायु है। अब मैंने अभी बात की है कि उष्ण कटिबंधीय जोन कौन सा होगा, वो आपका कौन सा होगा साथियों, यहाँ पर 23 डिग्री से लेकर 23 डिग्री तक, यानी कि उत्तर में ये 23 डिग्री है, ये भी 23 डिग्री है, और मध्य में क्या हो गया हमारे पास 0 डिग्री। तो ये जो बीच का क्षेत्र है उसी को हम क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों, उष्ण कटिबंधीय जोन बोलते हैं। अब मैंने पूरे भारत की, जबकि भारत का अक्षांश विस्तार आप देखोगे, यहाँ से यदि मैं, ये भारत है, सब यहाँ पे क्या है, भारत है,
ये क्या होगा, यहाँ पे भारत बना दिया, ये लो ज्यादा हो जाएगा, ये थोड़ा सा मान लो ऐसे ही है भारत, ठीक है, लो ये भारत है मान के चलो। तो यहाँ पे भारत की यदि अक्षांश की बात करूं 8.4 मिनट से लेकर 37.6 मिनट तक, 8.4 मिनट से लेकर 37.6 मिनट तक भारत का अक्षांश विस्तार है, भारत का अक्षांश विस्तार है, ठीक है। और जबकि हमने बात की है कि भारत की कुल जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। इसका रीजन क्या है साथियों, जबकि भारत का जो दक्षिण वाला पार्ट है यानी 23.5 डिग्री से जो नीचे का दक्षिण का जो पार्ट है, वहां की जलवायु कैसी होनी चाहिए थी, हमारे पास उष्णकटिबंधीय जलवायु। और उत्तर की जो जलवायु है यानी 23 डिग्री से, यदि मैं उत्तर की बात करूं 23 डिग्री से उत्तर में जो भी जलवायु है वो कैसी होनी चाहिए थी हमारे पास, यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंधीय होनी चाहिए थी। कैसा होना चाहिए था, शीतोष्ण कटिबंधीय यानी कि शीत कटिबंधीय होनी चाहिए थी। लेकिन भारत की कंप्लीट जलवायु क्या है, उष्ण कटिबंधीय है। इसका मुख्य रीजन क्या है, भारत के उत्तर में यहाँ पे क्या है, हिमालय पर्वत है। भारत के उत्तर में क्या है, हिमालय पर्वत है। अब हिमालय पर्वत क्या भूमिका निभाता है, देखो उत्तर में जितना भी मैंने कहा विषुवत रेखा से आप दूर जाओगे, उत्तर की दिशा में जाओगे, इधर जाओगे तो क्या होगी, सर्दी बढ़ती जाएगी, गर्मी का टेम्परेचर कम होता जाएगा। अब यहाँ पे सभी डायरेक्ट यहाँ पे क्या है, साइबेरिया है, यानी कि रसिया वाला पार्ट है साइबेरिया, ठीक है। अब यहाँ से क्या चलिए, ठंडी ठंडी पवनें चल रही है, क्या चलिए, बहुत ही ठंडी शीतल पवनें चल रही है, सर्दियों के दिनों में भी गर्मियों के दिनों में भी। अब हिमालय पर्वत इन पवनों क्या करता है, हिमालय जो पर्वत है इन पवनों को भारत में आने से रोकता है। हिमालय पर्वत साइबेरिया से चलने वाली जो ठंडी हवाएं है, ये ठंडी जो पवनें हैं साइबेरिया चीन से आने वाली जो ठंडी पवनें हैं, हिमालय पर्वत इन्हें भारत में आने से रोकता है, जिस कारण में भारत में सर्दियों के दिनों में अपेक्षाकृत इतनी सर्दी नहीं हो पाती। जितनी सर्दी ये हमारे पास यहाँ पे 36-37 डिग्री जो अक्षांश है, 35 डिग्री जो अक्षांश है, 30 डिग्री जो अक्षांश है, उन स्थलों पर जितनी सर्दी होनी चाहिए थी, तो हिमालय पर्वत की स्थिति के कारण उस क्षेत्र में इतनी सर्दी नहीं हो पाती। तो हिमालय क्या करता है, भारत में जलवायु विभाजक का भी कार्य करता है। हिमालय पर्वत भारत में जलवायु विभाजन का कार्य करता है, जलवायु विभाजन का कार्य करता है, जलवायु विभाजन का कार्य करता है, काम करता है। देखो प्रत्येक, अगर भारत को छोड़कर अन्य देशों की मैं बात करूं, वहां पर जो जलवायु विभाजन का काम करेगा वो करेगा आपका अक्षांश रेखाएं, क्योंकि अक्षांश के आधार पर हम देखेंगे कि 23 से 23 के बीच में तो उष्ण कटिबंधीय, इससे ऊपर है तो शीतोष्ण कटिबंधीय, फिर शीत कटिबंधीय, ये ध्रुवीय जो कटिबंध आएगा। लेकिन यदि मैं भारत की बात करूं, भारत में जलवायु विभाजन का कार्य, ये जलवायु विभाजक का जो कार्य करेगा वो कौन करेगा, हिमालय पर्वत करेगा। भारत में जलवायु विभाजक का कार्य कौन करेगा साथियों, हिमालय पर्वत करेगा। तो इसको इम्पोर्टेंट रखना है, ये सीधा सीधा बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि भारत में जलवायु विभाजन का जो कार्य करता है वो मुख्यतः कौन करता है, हिमालय पर्वत करता है। अब हमने बात कर लिया हिमालय पर्वत की, ये क्या कर रहा है, ठंडी पवनों को आने से रोकता है, और ये बारिश कराने में, उत्तर भारत में बारिश कराने का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बादलों को ऊपर जाने से भी रोकेगा। अभी हम इसकी चर्चा आगे करेंगे। तो हिमालय की स्थिति भी क्या करी, जलवायु को प्रभावित करी है, भारतीय जलवायु को, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या करते हैं, जलवायु विभाजक का कार्य भी करती है। बात करूं मैं कोस्टल एरियाज की, यानी कि जो समुद्री तट से जो हमारे पास दूरी होती है वो कैसे इफेक्ट करती है, समुद्री तट से जो दूरी है वो कैसे इफेक्ट प्रभाव डालती है भारतीय जलवायु को। साथियों आपको पता होगा, यदि मैं जल की बात करूं यानी कि पानी की यदि मैं बात करूं, और एक मैं भूमि की बात करूं यानी स्थल की मैं बात करूं, तो पानी क्या होता है, अपेक्षाकृत, अपेक्षाकृत का मतलब क्या है, भूमि की अपेक्षाकृत यानी कि स्थल की अपेक्षाकृत। पानी स्थल की अपेक्षाकृत देर से गर्म होता है, देर से गर्म होता है तथा देर से ही क्या होता है, ठंडा होता है, ठीक है। पानी स्थल की अपेक्षाकृत देर से गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है, जबकि जो स्थल की बात करूं, पानी की अपेक्षाकृत जल्दी तो क्या हो जाता है, जल्दी गर्म हो जाता है, जल्दी गर्म हो जाता है, और जल्दी क्या होता है, ठंडा होता है। जल्दी क्या होता है साथियों, ठंडा होता है, जल्दी ठंडा होता है। यानी कि पानी की और स्थल की यदि बात करूं, पानी क्या होता है, बहुत ही देर से ठंडा होता है,
और बहुत ही देर से गर्म होता है, जबकि स्थल की बात करूं बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है और बहुत जल्दी गर्म होता है। अब इससे क्या, यहाँ से हमारा क्या प्रभाव पड़ेगा जलवायु पर? आपको पता है भारत के जो तटीय सीमा है या दक्षिण भारत की बात करूं वो अधिकतर क्या है, जल से लगा हुआ है। भारत का जो एक विशाल जल राशि है भारत के पास में दक्षिण में हिंद महासागर है, हिंद महासागर है, और इसी के दो बच्चे हैं हमारे पास, अरबियन सी, अरब सागर पश्चिम की ओर, और पूर्व की ओर जाओगे बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। ये क्या है, सब हमारे पास जल ही जल है। ये क्या, यहाँ पे सब जल जल भरा हुआ है, ये स्थल हो गया और यहाँ पे क्या जल है। अब मुझे एक चीज बताइएगा, जब पानी देर से गर्म हो रहा है और देर से ठंडा हो रहा है, अब मान के चलो गर्मियों का दिन है, गर्मियों का दिन चला है, जून जुलाई की बात है, जो एरियाज यहाँ पे होंगे और जो एरियाज यहाँ पे होंगे, जो अक्षेत्र यहाँ पर होंगे और जो अक्षेत्र यहाँ पे होंगे, इनमें से कौन अधिक प्रभाव करेगा, मतलब कौन अधिक ठंडा या गर्म, जो तापांतर है इनका, किस में अधिक तापांतर मिलेगा स्थलों में? यहाँ पे अधिक तापांतर मिलेगा यहाँ पे। देखो साथियों, यहाँ पे क्या होगा, ये जल है, जल यदि मान के चलो गर्मी है, इस क्षेत्र में गर्मी है, लेकिन यहाँ पे गर्म इतना पानी नहीं हो रहा है। और हमने कल भी बात की थी, जो हवाएं है, जो हवाएं हैं मोटे तौर पे यदि बात करें हवाएं की, तापमान के आधार पर, ताप के आधार पर, तापमान के आधार पर हवाएं क्या चलती है, हवाएं कहाँ चलती है, निम्न तापमान से, निम्न तापमान से, निम्न तापमान से उच्च तापमान की ओर, निम्न तापमान से उच्च तापमान की ओर हवाएं चलना स्टार्ट करती है। हमने कल भी देखा था कि किसी चीज को यदि गर्म करा जाए तो विष के कण क्या होते हैं, दूर दूर फैलना स्टार्ट होते हैं। तो जब हवाओं को गर्म करोगे आप, तो हवा गर्म होने के बाद ऊपर उठना स्टार्ट करेगी, और इन हवाओं को, जब उनसी हवा ऊपर उठ के चली गई थी, मान के चलिए ये क्षेत्र है, यहाँ पे ये हवा क्या है, उच्च टेम्परेचर, यहाँ पे यानी कि हाई टेम्परेचर बेल्ट है, उच्च तापमान है, और यहाँ पे क्या है, लो टेम्परेचर यानी कि निम्न तापमान है, कम तापमान है। अब यहाँ की जो हवाएं होगी वो क्या हो, गर्म होने के बाद ऊपर उठना स्टार्ट करेगी। यहाँ की हवाएं क्या गर्म होने के बाद ऊपर उठना स्टार्ट करेगी। अब इन हवाओं के पास क्या होगा, ठंडी, जहाँ की कम तापमान था, ये हवाएं कहाँ, इस स्थान को भरने के लिए आएगी, इस स्थान को भरने के लिए आएगी। अब हवाएं कैसे चल रही है, कम तापमान से निम्न तापमान से उच्च तापमान की ओर चल रही है। अब हमारे यहाँ पे पॉइंट क्या आता है, ये अरबियन सी है, यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे अगर सूर्य है तो यहाँ पे क्या होगा, उच्च तापमान होगा, उच्च टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर होगा, और यहाँ भी क्या होगा, उच्च तापमान है। यदि सूर्य उत्तरी गोलार्ध में है, भारत में सूर्य लंबा चमक रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, उच्च तापमान होगा। अब यहाँ पे क्या है, निम्न टेम्परेचर होगा, यानी कि लो तापमान होगा, किसके अपेक्षा करत, भूमि के अपेक्षा करत, लो टेम्परेचर बेल्ट होगी। अब यहाँ से हवाएं कहाँ पे चलेगी, इस ओर चलने स्टार्ट करेगी। अब समुद्र के पास है तो हवाएं यहाँ पे जल्दी जाएगी, लेकिन यहाँ पे हवाएं बहुत ही कम जाएगी, देर में जाएगी। अब यहाँ पे जो हाई टेम्परेचर होना था, यहाँ से जो समुद्र की जो हवाएं है, ठंडी हवाएं है, वो आपस में आकर यहाँ का टेम्परेचर इतना ज्यादा कम या ज्यादा नहीं होता, क्योंकि सर्दियों में इसके विपरीत हो जाएगा, यहाँ पे निम्न टेम्परेचर होगा, लो टेम्परेचर होगा, और यहाँ पे हाई टेम्परेचर होगा, तो हवा इधर चलनी स्टार्ट करेगी, तो फिर इतनी ज्यादा फिर से सर्दी नहीं होगी। ठीक है, तो आपने देखा होगा अक्सर कर, अगर आप दक्षिण भारत के व्यक्तियों से कभी मिले हो या वहां पे गए हो या किसी से सुना होगा कि मुंबई वाले तट पर, यदि बात करूं कोंकण तट की मैं बात करूं, मुंबई की बात करूं, महाराष्ट्र में, ठीक, केरल में, वहां पर क्या होते हैं, मौसम जैसे हमारे यहाँ क्या होते हैं, सर्दी होती है, गर्मी होती है, बसंत यानी कि वर्षा ऋतु होती है, वहां पे ऐसा कुछ नहीं होता है। केरल में यदि आप जाओगे, दक्षिण भारत में यदि आप जाओगे, उनके लिए केवल दो मौसम होते हैं, उनके लिए क्या होते हैं, केवल दो मौसम। दो मौसम कैसे, तो वर्षा आने का मौसम, यानी क्या, तो वर्षा आएगी या वर्षा नहीं आएगी, या तो वर्षा आएगी या वर्षा नहीं आएगी। इनके वहां पर हमारी तरीके से गर्मी और सर्दी नहीं होती है, जैसे उत्तर भारत में देखोगे कि यहाँ पर सर्दी भी होती है, गर्मी भी होती है। तो यहाँ पर जो तटीय मैदान है उन क्षेत्रों में साथियों ना तो अधिक गर्मी होती है ना ही सर्दी होती है, मौसम बिल्कुल इक्वल रहता है, बराबर रहता है, कभी 1 डिग्री ऊपर तो कभी 1 डिग्री नीचे। तो यहाँ का जो टेम्परेचर होगा, तापमान होगा, इतना प्रभाव नहीं होता। यानी कि अगर मैं बात करूं प्राय एक पॉइंट में लिखना होगा तो क्या करना है यहाँ पर कि तटीय मैदान का तापांतर, तटीय मैदान का तापांतर जो विशाल मैदान है उत्तर भारत के मैदान से बहुत ही अंतर नहीं खाता, या यहाँ पे लिखना होगा, कैसे लिखोगे, तटीय क्षेत्रों में अधिक तापांतर नहीं मिलता,
अधिक तापांतर नहीं पाया जाता। तटीय क्षेत्रों में जो हमारे पास तटीय क्षेत्र होते हैं वहां पर अधिक तापांतर नहीं पाया जाता। तापांतर का मतलब है ताप में अंतर, कि यहाँ पे अधिक ताप में अंतर नहीं पाया जाता, यानी कि पूरे के पूरे साल भर लगभग एक ही जैसा तापमान वहां पर बना रहता है। जबकि यदि आप उत्तर भारत में जाओगे, कहीं और जाओगे तट को छोड़कर, जितना भी आप समुद्र से दूरी पर जाओगे वहां पर क्या होगा, तापांतर अधिक मिलेगा, यानी कि गर्मियों के दिनों का ताप बहुत ज्यादा मिलेगा और सर्दियों के दिनों में तापमान बहुत कम मिलेगा। तो समुद्र से जो तट की से जो दूरी होती है ये भी बहुत बड़ा इफेक्ट डालती है कहीं पर हमारे जलवायु पर। नेक्स्ट बात करें हम साथियों, क्या है, समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई, आपको एक पॉइंट पता होगा कि ऊपर जाने पर, ऊंचाई पर जाने पर, ऊपर जाने पर तापमान कम होता है। जितना भी आप ऊपर की ओर जाओगे टेम्परेचर इतना ही लो होता जाएगा। तो ऊंचाई पर जाने पर, यानी कि यदि मैं बात करूं, देखो यदि मैं बात करूं देहरादून की, एक अंबाला क्षेत्र ले लेता हूं। क्या लेता हूं मैं, अंबाला, जो कि आपके हरियाणा में है। उसके बाद देहरादून की बात करता हूँ, देहरादून की बात करता हूँ। उसके बाद मैं बात करता हूँ मसूरी की। क्या बात करता हूँ साथियों, मसूरी की। आपने अक्सर का नाम तो इनके से नहीं होंगे, खासतौर पर यूपीएससी के जो छात्र होते हैं उनके नाम पर तो मसूरी एक अलग ही दुनिया होती है। ठीक है, तो क्या होते हैं, 3 नक्षत्र मैंने ले लिए हैं, अंबाला, देहरादून और मसूरी। जो ये तीनों के तीनों नक्षत्र है ये केवल एक ही अक्षांश पर है। क्या है, केवल एक अक्षांश रेखा पर है। तीनों क्या है, एक अक्षांश रेखा पर है। जबकि आप देखोगे अंबाला में इतनी सर्दी नहीं पड़ती है देहरादून की अपेक्षा, और देहरादून से भी अधिक सर्दी कहाँ पड़ती है, मसूरी में। तो यदि मैं सर्दी की बात करूं, सर्दी इनमें तीनों क्षेत्रों में सबसे ज्यादा कहां पर पड़ेगी, मसूरी में। मसूरी में क्या तीनों क्षेत्रों में सबसे ज्यादा सर्दी है, जबकि यहाँ पर क्या है, अंबाला में इन तीनों क्षेत्रों में सबसे कम है। और ये क्या है, इनके मिडिल में, दोनों के मध्य में है। और होना चाहिए था अक्षांश के आधार पर, यदि देखा जाए तीनों की तीनों अक्षांश पर, एक ही अक्षांश पर है, तो तीनों में बराबर गर्मी या सर्दी पड़नी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, सर्दी ज्यादा है। कारण है, अंबाला में कोई पहाड़ी नहीं है, देहरादून में कुछ पहाड़ी क्षेत्र है लेकिन वह इतना ऊंचाई पर नहीं है। लेकिन मसूरी में क्या है, तीनों क्षेत्रों में सबसे ऊंची पहाड़ी है। अब जब सबसे ऊंचे यहाँ पर पर्वत मिलेंगे, सबसे ऊंचे पर्वत मिलेंगे, तो समुद्री तल से ऊंचाई पर मिलेंगे, क्योंकि समुद्र को हम एक आधार मान लेते हैं, वहां से कितने ऊंचाई पर क्षेत्र है। तो मसूरी क्या है, हमारे पास अपेक्षाकृत इन तीनों में बहुत ऊंचाई पर है, तो इसलिए क्या होती है, अधिक यहाँ पर सर्दी पड़ती है। तो समुद्री तल से ऊंचाई भी क्या है, जलवायु पर प्रभाव डालती है। कैसे, क्योंकि जितना भी हम ऊपर की ओर जाएंगे, इतना ही क्या होगा, टेम्परेचर हमारा बढ़ता जाएगा, घटता जाएगा, तापमान हमेशा घटता जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं पर्वतों की दिशा। पर्वतों की दिशा भी इफेक्ट डालते हैं जलवायु पर, लेकिन इसको अभी हम पॉइंट को यहाँ पे छोड़ देते हैं। इस पॉइंट को हम पढ़ेंगे जब भारतीय वर्षा का वितरण पढ़ेंगे, क्योंकि वर्षा के वितरण में पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आपने अक्सर कर सुना होगा कि किसी क्षेत्र में पहाड़ है, मान के चलो यहाँ पे मैं एक फिर भी एक छोटा सा एक कोशिश करते हैं थोड़ा सा देखने के लिए। ये हमारे पास पर्वत है, क्या ये बहुत ही ऊंचा पर्वत है, ये बना दिया पर्वत, ठीक है, ये हो गया हमारे पास पर्वत। और यदि मैं बात करूं साथियों, इधर से कोई पवने आ रही है, क्या है, आर्द्र पवने आ रही है, यानी कि आर्द्र का मतलब है साथियों जिसमें नमी हो, नमी का मतलब है जिसमें जल धारण हो, क्या जिनमें पवनों में जल हो। अब यहां से कोई पवने आ रही है इस साइड से, तो पहली तो बात, जो इस पर्वत का जो ये वाला तट है इसको हम बोलेंगे साथियों पवनाभिमुखी तट। और जो इधर वाला होगा इसे बोलेंगे पवन विमुखी तट, यानी कि ये तट होगा जहां पर पवने की दिशा होगी, जहां पर पवने हमारी चल रही है, और ये पवने कैसे होगी, जहां पर पवने विपरीत दिशा में अब जा रही है। अब मुझे एक चीज बताइए, वर्षा, अगर मैं वर्षा की बात करूं, वर्षा ये वाला तट ज्यादा प्राप्त करेगा या ये वाला। अब यहाँ पर आर्द्र पवने आ रही है, इस पर्वत से टकराएगी और वर्षा क्या करेगी, यहाँ पे वर्षा करेगी। और लगभग 80% वर्षा कहाँ पर होती है, पवनाभिमुखी क्षेत्र में होती है। और जब वापस जाएगी बची कुछ जो वर्षा होगी यहाँ पे करेगी, यानी कि 20%। तो इसलिए हम बोलते हैं पवनाभिमुखी जो होते हैं, यानी कि रेन शेडो एरिया होते हैं,
रेन शैडो एरिया में वर्षा नहीं होती है, नहीं के बराबर होती है। वो रीजन क्या है? पवन की आवृत्ति कैसे, पवन की दिशा, जो हमारे पास पर्वत है, पर्वत की दिशा कैसी, ये हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से भारत में जब वर्षा का वितरण करेंगे तो किन क्षेत्र में वर्षा होती है, किन क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है, तो वहां पर हम इसको देखेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं उच्चावच। उच्चावच क्या होती है? भूमि कितना ऊंचाई पर है, कितना नीचे है, कहाँ पर्वत है, क्या पठार है, ये सब चीजें हम वहां पे हम देख लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं साथियों भारतीय मानसून की। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय वर्षा की या भारतीय मानसून की। क्या बात करते हैं साथियों? भारतीय मानसून की, भारतीय वर्षा की। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा साथियों? भारतीय मानसून। भारतीय मानसून यानी कि भारत में जो वर्षा होती है, भारत में जो वर्षा होती है वो किन किन दिशाओं से होती है, किन कौन कौन से भारत में वर्षा कराते हैं। तो भारत में वर्षा 3 तरीके से होती है। भारत में वर्षा मुख्य रूप से 3 तरीके से होती है। भारत में जो वर्षा होती है साथियों मुख्य रूप से 3 तरीके से होती है। सबसे पहला आएगा आपका दक्षिण पश्चिम मानसून। क्या होता है साथियों? दक्षिण पश्चिम मानसून। तो सबसे पहला जो आएगा हमारे पास कौन सा है? दक्षिण पश्चिम मानसून। दूसरा आएगा हमारे पास उत्तर पूर्व मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून। और जो तीसरा होता है हमारे पास होता है साथियों पश्चिमी विक्षोभ। अब भारत में जो वर्षा होती है मुख्य रूप से इन तीनों से ही होती है। कौन कौन से है साथियों इसमें? ये सबसे पहला आएगा हमारे पास दक्षिण पश्चिम मानसून, दूसरा आएगा उत्तर पूर्वी मानसून और पश्चिमी विक्षोभ। उत्तर पूर्वी मानसून को देखो, दक्षिण पश्चिम जो मानसून है इसे बोलते हैं आता मानसून का समय, यानी कि आता हुआ मानसून। क्या बोलते हैं इसे हम? आता हुआ मानसून। ठीक है, जो उत्तर पूर्वी जो मानसून है इसे बोलते हैं लौटता हुआ मानसून, यानी कि जो वापस आ रहा है, लौटता हुआ मानसून। ठीक है, और पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है? ये अलग ही इसका एक महत्व होता है, अलग ही चलेगा सर्दियों के दिनों में। ठीक है, यदि मैं बात करूं भारत में वर्षा, तो सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है, सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो किससे होती है? हमारे पास दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है और पश्चिमी विक्षोभ से इससे कम होती है। सेकंड नंबर पर रहेगा उत्तर भारत में। देखो एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिएगा बिल्कुल भी। उत्तर भारत में जो सर्दियों के दिनों में, सर्दी के दिनों में वर्षा का मुख्य कारण क्या होता है? पश्चिमी विक्षोभ होता है। और ये इस बार के यूपी पीसीएस वाले एग्जाम में पूछा गया था। बहुत सीधा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल था कि उत्तर भारत में सर्दी के दिनों में वर्षा किस से होती है? तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर? पश्चिमी विक्षोभ। पढ़ेंगे इसके बारे में तीनों के। तो सबसे पहले हम बात कर लेते दक्षिण पश्चिम मानसून, और उसको समझने से पहले यदि हम बात करें, देखो कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। भारतीय मानसून से संबंधित कुछ सिद्धांत है, कुछ संकल्पनाएं हैं, कुछ सिद्धांत है, संकल्पनाएं हैं। क्या है? कुछ सिद्धांत है। और सिद्धांत में जो हमारे पास सबसे पहला जो आएगा, जो यदि मैं पहले सिद्धांत की बात करूं तो पहला सिद्धांत का नाम होगा हमारे पास चिर सम्मत, यानी कि जो क्लासिकल है। क्या है हमारे पास? क्लासिकल। ठीक है, क्लासिकल चिरसम्मत सिद्धांत, या इसी का दूसरा नाम साथियों हमारे मिल जाता है इसमें तापीय सिद्धांत। क्या मिलता है? तापीय संकल्पना है, तापीय संकल्पना या तापीय सिद्धांत। ठीक है, तो मुख्यतः कौन सा है? सबसे पहला हमारे पास चिरसम्मत सिद्धांत या तापीय सिद्धांत। तो यदि हम बात करें, इससे साथियों नाम से ही पता चला ताप के संबंधित कुछ न कुछ इसमें होगा, यानी कि ताप के आधार पर इसमें बताया गया है कि वर्षा कहाँ होगी, कहाँ नहीं होगी।
तो इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तापीय सिद्धांत का। इसका प्रतिपादन किसने किया था? ये पहले के समय में नहीं पूछा जाता था, लेकिन वर्तमान में कुछ पीसीएस वाले होते हैं, बोर्ड वाले, इनका पूछ लेते हैं। तो इसमें था एडमंड हिलेरी। एडमंड हिलेरी ने क्या है, प्रतिपादन यानी कि तापीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तापीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और इससे पहले साथ हम बात करते हैं कुछ और की सिद्धांत को समझने से पहले हम कुछ अन्य पॉइंट्स की बात करते हैं। जैसे हमने कल भी बात की थी कि जो हवाएं है, हवाएं कैसे चलती है हमारे पास, हवाएं कैसे चलती है साथियों? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवाएं गति कैसी करती है, मूवमेंट कैसी करती है? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवाएं चलती है। कैसे चलती है साथियों? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवाएं चलती है। अब ये उच्च वायुदाब क्षेत्र कहाँ बनेगा? जहां पर क्या होगा, हमारे पास लो टेम्परेचर होगा। लो टेम्परेचर वाले एरिया में, क्षेत्र में, यानी कम तापमान वाले क्षेत्र में उच्च वायुदाब क्षेत्र बनेगा। और निम्न वायुदाब क्षेत्र कहां पर होगा? जहां पर हाई टेम्परेचर होगा। क्या होगा? अधिक तापमान होगा, यानी कि तापमान अधिक तो क्या होगा? निम्न वायुदाब। और लो टेम्परेचर यानी कि कम तापमान तो अधिक वायुदाब। हमने कल इससे संबंधित कुछ बात की थी। क्या बात थी ये? मान के चलो ये ए क्षेत्र है और ये हो गया बी क्षेत्र। यहाँ पर क्या हो गया? बी क्षेत्र है। यहाँ पर क्या है? बहुत अधिक टेम्परेचर है, बहुत अधिक तापमान है। तापमान क्या है यहाँ का? अधिक है। तापमान क्या है? अधिक है। अब यहाँ पे जो भी हवाएं होगी वो गर्म हो रही होगी। हवाएं कैसी होगी? यहाँ की गर्म हवा होगी। जो हवा होगी, जल होगा। यदि जल की बात करूं, जल भी कैसे होगा? हमारे पास गर्म होगा। अब ये गर्म होने के बाद यहाँ की कहाँ? ऊर्ध्वाधर दिशा में हवाएं चलनी स्टार्ट करेगी, यानी कि गर्म होने के पश्चात हवाएं उत्तर की ओर चलना स्टार्ट करेगी। यानी कि गर्म करने पर जो हवाएं हैं इनके गुणों में परिवर्तन होता है। ताप के कारण ये हवाएं कहाँ? ऊपर की ओर उठना स्टार्ट कर देती है। अब बी क्षेत्र में क्या है? कम टेम्परेचर है, कम तापमान है। सबसे पहले तो हम इसे देख लेते हैं। जो अधिक तापमान है, यहाँ की हवाएं कहाँ? ऊपर की ओर जा रही है। अब यहाँ पे मुझे एक चीज बताइएगा, हवाएं का यहाँ पर कम प्रेशर होगा या ज्यादा प्रेशर होगा? हवाएं यहाँ पर भारी होगी या हल्की होगी? जब हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ रही है, गर्म होकर ऊपर उठने का मतलब है हवाएं क्या होगी? हल्की होगी। और तो हवाएं जब हल्की है तो यहाँ पर क्या बनेगा? लो प्रेशर बेल्ट बनेगी, यानी कि निम्न वायुदाब क्षेत्र बनेगा। क्या बनेगा? निम्न वायुदाब क्षेत्र होगा कि नहीं होगा? और यहाँ पे क्या होगा? हवाएं क्या हो रही है? कम तापमान है, हवाएं क्या है? भारी है। तो यहाँ पर जो क्षेत्र होगा वो क्या होगा? उच्च वायुदाब क्षेत्र होगा। उच्च वायुदाब यानी कि हाई जो प्रेशर बेल्ट बनेगी, उच्च वायुदाब क्षेत्र बनेगा। अब यहाँ की जो हवाएं ऊपर बढ़नी स्टार्ट हो गई तो कम तापमान वाली हवाएं कहाँ? यहाँ पे इसे जो जगह खाली हुई थी यहाँ पर आना स्टार्ट हो गई। आपने अक्सर कर देखा होगा जो आंधी तूफान आते हैं वो कब आते हैं? गर्मियों के दिनों में आते हैं। कभी भी आपने सर्दियों के दिनों में आंधी तूफान नहीं देखे होंगे। क्या रीजन है इसका? यही रीजन है। अगर गर्मी अधिक हो रही है, जिस दिन अधिक गर्मी हो रही है, बहुत ज्यादा ह्यूमस निकल रहा है शरीर से, बहुत ही ज्यादा क्या है? गर्मी हो रही है, किसी दिन टेम्परेचर बहुत हाई हो गया, उसी दिन शाम के टाइम में आपने देखा होगा अक्सर कर बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्या आती है? आंधी चलती है, तूफान चलता है। आपने अक्सर कर जो बड़े बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उनसे भी सुना होगा, जिस दिन भी अधिक तापमान होगा, अधिक गर्मी होगी, उस दिन में कहते हैं शाम के टाइम कुछ ना कुछ तूफान आंधी जरूर आएगी। उसका रीजन क्या है? अब यहाँ की हवाएं ऊपर उठ रही है, बहुत ज्यादा मात्रा में गर्मी है, ऊपर हवाएं उठ रही है और यहाँ की हवाएं क्या होगी? यहाँ पर चलना स्टार्ट करेगी। अब जितनी गर्मी होगी इतनी हवाएं दूर से आएगी, जितना कम प्रेशर होगा, जितना निम्न वायुदाब होगा, इतना ही अधिक यहाँ से क्या होगा? उच्च वायुदाब से हवाएं आना स्टार्ट होगी। तो हवाएं की मैंने कहा दिशा कैसी होगी? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। हवाएं कैसे चलेगी? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, यानी कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर हवा चलना स्टार्ट करती है।
अब इसी का कारण यहीं पे क्या हो गया, हमारे पास एक तापीय संकल्पना बन गई। तापीय संकल्पना हमने अभी देखी समुद्र से। लो भाई, अब मैं जा रहा हूं सीधा जून में। अब मुझे एक चीज बताइएगा, जून के महीनों में गर्मी ज्यादा होगी, यानी कि अगर मैं भारत की बात करूं, यानी कि उत्तरी गोलार्ध की बात करूं, वहां पर क्या होगा, गर्मी होगी। और यहाँ पे क्या हो गया, स्थल खंड में क्या हो गया, बहुत ज्यादा मात्रा में गर्मी हो रही है। अब समुद्र से या दक्षिण भारत से जहां पर ठंड थी, वहां से हवाएं कहाँ, इस यहाँ पे आना स्टार्ट करेगी। यहाँ पे आना क्या होगी, हवाएं स्टार्ट करेगी। अब ये हवाई जो आ रही है, देखो हम इसके बारे में दक्षिण पश्चिम मानसून को जब पढ़ेंगे, हम थोड़ा सा कल इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन आज थोड़ा सा हम इसके बारे में हल्का फुल्का से जान लेते हैं, क्योंकि एक माइंड में एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा तो और अच्छे से समझ आएगा ये चीजें। अब हवाएं यहाँ से, यहाँ पे ये स्थल बहुत ज्यादा क्या है, गर्म है। अब यहाँ से हवाएं कहाँ, इस स्थल की ओर चलना स्टार्ट करेगी। तो ये जो हवाएं चल रही है, इन्हीं को हमने नाम दे दिया गया था साथियों, दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून। ये देखो, भारत में या किसी भी चीज का हम नाम किससे डिसाइड करते हैं, जहां से कोई व्यक्ति आ रहा है। ठीक है, मान के चलो कोई चीन से कोई व्यक्ति आ रहा था, हम इसे क्या बोलेंगे, चाइना का है, यानी कि चाइनीज जो व्यक्ति है। ठीक है, कोई अफ्रीका से आ रहा है तो अफ्रीकन बोल देंगे, भारत से कहीं पे आ रहा है तो भारतीय बोल देंगे, कहीं बिहार से आ रहा है तो बिहारी बोल देंगे। ठीक है, महाराष्ट्र से आ रहा है तो इसे मराठी बोल देंगे, कश्मीर से आ रहा है तो कश्मीरी बोल देंगे। तो जहां से कोई चीज आती है भारत में, उसी का नाम दे दिया जाता है। तो जिस कारण से हवाएं कहाँ से आ रही है हमारे पास, ये दक्षिण हो गया। देखो, जब दिशा हम करते हैं तो हमारे पास होता है पूर्व, ये होता है उत्तर, यहाँ पे होता है दक्षिण, और ये होता है पश्चिम। तो इनके बीच से हवाएं आ रही है, यहाँ से हवाएं आ रही है, तो इसलिए हमने नाम क्या दे दिया, दक्षिण पश्चिम मानसून। क्या दे दिया, दक्षिण पश्चिम मानसून। और हमने ये हवाएं इस दिशा में मोड़ी है, विषुवत रेखा से आ रही है और इस दिशा में मोड़ दी है। इस दिशा में मोड़ने का मतलब क्या है, हमने कल एक कोरियोलिस बल की बात की थी, कोरियोलिस बल की बात की थी। और कोरियोलिस बल में क्या था कि विषुवत रेखा से उत्तर में, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने कहाँ, राइट साइड में मुड़ जाती है। हवाएं अपनी राइट साइड में, यानी कि दाहिनी साइड मुड़ जाती है। तो ये हवाएं कौन सी होगी, यहाँ से हवा आ रही है और यहाँ पे मुड़ गई, ये हवाएं और ऐसे मुड़ गई, तो इसलिए कौन सा मानसून हो गया, दक्षिण पश्चिम मानसून हो गया। साथियों, आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, ताकि सिद्धांत के बारे में, संकल्पनाएं के बारे में, और जो मानसून है इसका टोटल जो कल हो जाएगा, बिल्कुल कल कंप्लीट कर देंगे मानसून को। तो आज कल एक क्लास हो रहेगी तो मानसून आपका रेडी हो जाएगा, तैयार हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। और आपसे एक रिक्वेस्ट और है, चैनल को कृपया सब्सक्राइब वही करें, लाइक वही करें जिससे वीडियो थोड़ा पसंद आएगी, जिसके काम की ये चीजें है। ठीक है, क्योंकि आप क्या करते हैं, सब्सक्राइब करके रख देते हो, देखते हो नहीं, इस चीज को फायदा कुछ नहीं होगा। आप मेरे चैनल को जब भी सब्सक्राइब करें या जब भी लाइक करें, यदि वीडियो आपको पूरी देख लोगे आप पूरा, यहाँ पे आपकी चीजें समझ आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि मुझे किसी के यहाँ पे सब्सक्राइब का या लाइक के लिए नहीं पढ़ाना है, मुझे पढ़ाना है कि किसी के लिए कुछ यहाँ पे मेरे पढ़ाए जो पढ़ा रहा हूँ, इससे किसी ना किसी को कुछ फायदा हो, बेनिफिट मिले इस चीज का। ठीक है, तो ओके, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।